ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला क्लास है ना। तो अभी का जो प्लान है कि आज हम लोग पढ़ेंगे HTML और CSS का बेसिक। तो बेसिक में ऐसा नहीं कि पूरा फंडामेंटल्स में कवर कराऊंगा, है ना। सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना रिएक्ट में यूज हो सके। और एक बार हम रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे ना, फिर ग्रेजुअली हम क्या करेंगे कि HTML और CSS साथ में कवर करते चलेंगे, अदरवाइज क्या होगा, काफी बोरिंग हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या जी करेंगे, भैया। HTML का बिल्कुल बेसिक्स और CSS का बेसिक्स, और जल्दी से हम स्विच करेंगे जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में। एक बार जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो कल हम बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो जब मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब कि ठीक ठाक पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का बेसिक, और सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट में जो रिएक्ट के लिए ज़रूरी है, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्या हो सकें, रिएक्ट में मूव कर सकें। क्योंकि एक बार आप रिएक्ट में मूव कीजिएगा तो कोर्स इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा कि साथ में जावास्क्रिप्ट के भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है। तो जी लेट्स भैया। स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ HTML। तो HTML ज़्यादातर लोग आमतौर पर जो भी स्टूडेंट होता है वो अवेयर होता ही है HTML क्या है, बट फिर भी मैं क्विकली एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि HTML और जो रिसोर्स रहेगा ना HTML और CSS के बेसिक्स का, वो W3 स्कूल से करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से दिया है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्राई आउट भी कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज HTML। तो अगर थ्योरेटिकली आप देखो तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि बेसिकली HTML होता क्या है। तो हम लोग लेते हैं ये वाइट बोर्ड जूम का। ठीक है। ठीक है। अभी क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक पेज है, एक वेब पेज है ना। ये मेरा वेब पेज है। जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं वो एट द एंड एक वेब पेज ही होता है। तो अब इस अभी हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक शीट है, ब्लैंक वेब पेज है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ना एक वेबसाइट बनानी है। अब मैं माइंड में इमेजिन करूंगा कि मुझे वेबसाइट में क्या क्या चाहिए। तो मेरा वेबसाइट बिल्कुल सिंपल रहेगा। मेरे पास एक हेडर रहेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मेरा एक लोगो रहेगा। ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम रहेगा, और बॉडी में एक फोटो रहेगा। ठीक है। और मेरे पास एक इनपुट टेक्स्ट रहेगा, इनपुट फील्ड रहेगा, टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूजर अपना नाम एंटर करे। तो अभी जो मैंने किया ना, इसी को मार्कअप बोलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि कहाँ से कहाँ तक मेरे पास क्या दिखना चाहिए मेरे वेब पेज में। मैंने मार्क कर दिया इस चीज को कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक मुझे हेडर दिखना चाहिए, और हेडर के अंदर इस एरिया के अंदर मुझे लोगो दिखना चाहिए, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट दिखना चाहिए। उसी तरह जो नीचे का सेक्शन है वो बॉडी रहना चाहिए, यहाँ पे इमेज रहना चाहिए, और यहाँ से यहाँ इनपुट फील्ड रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्क किया। HTML यही करता है। HTML एक वेब पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करता है, और हर सेक्शन को हम इंडिविजुअली एड्रेस कर सकते हैं। अगर जहाँ पे मुझे इमेज डालना है वहाँ इमेज डाल सकता हूँ, जहाँ पे मुझे एक पैराग्राफ डालना है वहाँ पे मैं पैराग्राफ डाल सकता हूँ। यह है कॉन्सेप्ट HTML का। बट जब एक बार हम HTML के थ्रू मार्कअप कर देते हैं, एक वेब पेज का स्केलेटन, एक कंकाल तैयार कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ती है, रंग रोगन की, है ना। अब मान लीजिए मैं डिसाइड करता हूँ कि जो मेरा हेडर है ना वो ब्लैक कलर का होना चाहिए और बॉडी येलो कलर का होना चाहिए। यानी इसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड येलो होना चाहिए। यहां पर आता है CSS। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ह्यूमन बॉडी का, तो जो हमारा कंकाल है ना, हड्डी, ठीक है, जो स्केलेटन है, वो एज अ HTML काम करता है, कि जो स्ट्रक्चर करता है, एक बेसिक फाउंडेशन दे देता है हमको, ताकि उसके ऊपर मसल्स आ सके। तो जो हमारा कंकाल है, जो स्केलेटन है, वो है HTML। उसके ऊपर जो हमारा मसल है, जो हमारे स्किन है, जो उसको एक शेप देता है, एक कलर देता है ना, डिफरेंट उसको अपियरेंस देता है, वो हो गया CSS। बट HTML और CSS रहे, यानी कि हड्डी रहे, कंकाल रहे, उसके ऊपर जो मसल वगैरह रहे, स्किन वगैरह रहे,
तो देखने में तो वो अच्छा लगता है, बट वो ज्यादा कुछ काम का रहेगा नहीं अगर उसके अंदर सोल ना हो, अगर उसके अंदर मोशन और मूवमेंट ना हो, अगर वो कुछ फंक्शन ना कर पाए, तो वो यूजलेस, काइंड ऑफ यूजलेस रहेगा। सिर्फ एक काम आ सकता है कि हम उसको देख सकते हैं, बट अगर उससे कुछ काम करवाना है, उससे कुछ फंक्शनैलिटी लेना है, तो उसके अंदर सोल का होना जरूरी है, उसके अंदर एक मोशन का होना जरूरी है। यहाँ पे आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जो हमने HTML और CSS के थ्रू एक एक अपीयरेंस दिया है अपने वेब पेज को, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर फंक्शनैलिटीज डालता है, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर मोशन डालता है, मूवमेंट डालता है, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स डालता है। तो यहाँ पे काम आता है जावास्क्रिप्ट। तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे HTML से। HTML में ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप जब रिएक्ट करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कम से कम इंटरेक्ट करते हैं HTML के बेसिक टैग से। वहां पे आप JSX से इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा, उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जी सबसे भैया। पहले HTML आपको समझ में आ गया। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अभी आइए बेसिक्स पे। तो कोई भी जो HTML का पेज होता है ना, वो स्टार्ट होता है टाइप डिक्लेरेशन से, क्योंकि ये चेंज नहीं होने जा रहा है हमारे यूज के हिसाब से। तो ये जो डॉक टाइप HTML है, ये बताता है एक वेब पेज के अंदर कि ये HTML5 जो है आपका, उसका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये फाइल HTML डॉक्यूमेंट है, तो वो उसका टाइप डिक्लेरेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये एक HTML है। इसमें आप देखिए, एनालाइज कीजिए क्या क्या चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले टाइप डिक्लेरेशन है जो मैंने अभी जस्ट बताया। टाइप डिक्लेरेशन के बाद एक HTML का टैग है। ठीक है। और देखिए, जब कोई टैग ओपन होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट HTML एंगल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। लेकिन वही टैग आप देखिए नीचे भी मिलेगा, बस एक डिफरेंस ये है कि एंगल ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपका ऑब्लिक है। ठीक है। इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। एक मिनट के लिए पॉज करेंगे। हाँ भैया, थोड़ा सा ना। ठीक है। तो ये जो हमारा डॉक टाइप HTML है, ये टाइप डिक्लेरेशन है। ठीक है। उसके बाद ये जो HTML है, ये एक टैग है। इस तरह के बहुत सारे टैग आपको HTML में मिलेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। ये स्टार्ट होता है एंगल ब्रैकेट से। उसके बाद टैग का नाम आता है, तो यहाँ पे HTML टैग का नाम है। ठीक है। अभी के लिए जो सबसे एंड में रहेगा वो एक करली ब्रेसेस रहेगा, सॉरी एंगल ब्रैकेट रहेगा, क्लोजिंग वाला। बट इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। ठीक है। मगर इसी तरह का टैग आपको बॉटम में भी मिलेगा। डिफरेंस ये है कि ब्रैकेट के बाद यहाँ पे ऑब्लिक है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो टैग भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक वो टैग होता है जिसके ओपनिंग टैग, जिसमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। मगर कुछ टैग्स होते हैं जिसमें सिर्फ अ, वो सिंगल टैग होता है, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे एक टैग ये है BR। ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा आपका। खैर वो हम लोग बाद में देखेंगे जब और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए स्टार्ट होता है टाइप डिक्लेरेशन से, फिर HTML आता है। इस HTML के अंदर आपका इंटायर वेब पेज होता है। जो भी स्ट्रक्चर आता है इस HTML के अंदर आता है। अब इस HTML के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं हेड, दूसरे पार्ट को कहते हैं बॉडी। जो यूजर को दिखाई देता है, ज्यादातर वो पार्ट बॉडी के अंदर ही होता है। तो जो भी यूजर देख रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कोड है ना, इसका रिजल्ट है आपके राइट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू से लेकर के टर्न ऑफ द लाइट, ये आपके बॉडी के अंदर ही लिखा हुआ है। तो फिर हेड का क्या काम है? हेड का काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेब पेज के बारे में। इसके और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अभी के लिए हम बस इतना जानेंगे कि जा हेड के अंदर हम लोग स्टाइल डाल सकते हैं। ये अब हमारे काम का है अभी फिलहाल के लिए। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है कि हेड के अंदर क्या क्या जा सकता है, तो हमारे पास ये एक HTML का पेज है। इसमें आप देखिए हेड के अंदर क्या क्या है। मेटा टैग है, लिंक है। मेटा भी डिफरेंट टाइप के है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है हर मेटा टैग के अंदर। उसी तरह इसके अंदर लिंक नाम का एक टैग है, फिर टाइटल है ना। तो बहुत सारा, ये तो बस
कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग होते हैं जो हेड के अंदर आते हैं, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अभी हमारा फोकस होगा बॉडी के अंदर। तो जो बॉडी का पार्ट है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो भी चीज यूजर को दिखाना है वो हम बॉडी के अंदर दिखाते हैं। अब बॉडी के अंदर भी आप देखिए बहुत सारा टैग है, जैसे H2, P, बटन, इमेज। ठीक है, ये डिफरेंट टैग्स हैं। तो जो कुछ बहुत पॉपुलर टैग्स हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। मगर हम हर टैग को विजिट नहीं करेंगे। जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो जो भी जरूरत का टैग रहेगा धीरे धीरे हम ग्रेजुअली सीखते जाएंगे। ये तो हो गया HTML का स्ट्रक्चर। अब आते हैं एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर, है ना, कि एक टैग जो होता है उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी तक मैं यूज कर रहा था टैग टैग टैग। ठीक है, मैंने आपको बताया स्ट्रक्ट पी हो गया। तो ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर टैग का, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में हमारा कंटेंट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर H1P आप देख सकते हैं, H1 शुरू में भी है, H1 लास्ट में भी है, और बीच में वो चीज़ है जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं, है ना। इसको हम लोग HTML एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, HTML टैग भी बोलते हैं और HTML एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है? तो एलिमेंट्स के अंदर एक जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उस टैग के अंदर उस टैग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस टैग को किस तरह से दिखाना है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उस टैग के बारे में होता है उसको हम एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इमेज टैग है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं इमेज को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर वेब पेज में। जैसे मैंने बताया था इनिशियली कि मुझे एक इमेज चाहिए, अगर वो इमेज मुझे दिखाना है तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेज टैग लेते हैं। जब मैं इमेज टैग लिखता हूं तो वेब पेज को पता चल जाता है, ठीक है, जो डेवलपर है वो ये चाहता है कि यूजर को एक इमेज दिखे, बट कौन सा इमेज दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सोर्स नाम का एट्रीब्यूट लेते हैं, SCRC। तो ये जो SCRC है वो एट्रीब्यूट का नेम है, और ये जो इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट जेपीजी है वो उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं ब्राउजर को, कि एक इमेज दिखाओ, और कौन सी इमेज दिखाओ, ये वाली इमेज दिखाओ। तो आइए इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई किया हुआ HTML। आपको सबसे पहले H2 टैग दिख रहा है, तो H2 टैग को भी यहीं पे बताते चलो, ये हेडलाइन टैग होता है। ठीक है, इसका काम होता है हेडलाइन दिखाना, बहुत ज्यादा बोल्ड फॉन्ट में दिखाता है और रिलेटिवली बड़ा होता है। तो H1 अगर लेंगे तो ये और बड़ा होगा। जैसे करेंटली ये H2 है, अभी आप देखिएगा अगर इसको मैं H1 कर देता हूँ तो ये और बड़ा हो गया। बट अगर H3 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट स्टिल इस पैराग्राफ से ज्यादा बोल्ड रहेगा और साइज में भी बड़ा रहेगा। ये काम होता है हेडर टैग का, हेडलाइन टैग का। ठीक है, सिमिलरली पैराग्राफ टैग जिसको पी बोलते हैं हम लोग, पी आपका नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाता है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि हेडलाइन बड़ा रहेगा, पी छोटा रहेगा, ये तब है जब हम CSS अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है टैग्स का। लेकिन आप याद रखिए कि टैग्स के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट और CSS के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने H3 लिखा, फिर P लिखा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो चीज यहाँ पे ब्राउजर ने यूजर को दिखा दिया। लेकिन नीचे आप देखिए इमेज, इमेज टैग है, तो यहाँ पे हमको इमेज दिख रहा है, और ये कौन सा इमेज दिख रहा है, इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट जेपीजी। ठीक है, तो इस इमेज टैग के 3 एट्रीब्यूट हैं। पहला एट्रीब्यूट है सोर्स, जो ये बताता है कि कौन सा इमेज दिखाना है। दूसरा एट्रीब्यूट है विड्थ, यानी कि इससे क्या पता चलेगा ब्राउजर को हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि ठीक है इमेज तो तुम इमेज गर्ल वाला दिखाओ, बट चौड़ाई क्या होनी चाहिए इमेज की, कितना विड्थ होना चाहिए। तो 500 पिक्सल। तो जब हम 500 लिख रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट ये 500 पिक्सल है। उसी तरह उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो ये 600 पिक्सल। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 200 पिक्सल करना चाहता तो मैं इसको 200 कर देता, अब देखिए इसकी चौड़ाई कम हो गई। सिमिलरली अगर मैं चाहता कि इसका 100 पिक्सल रहे क्या, हाइट, तभी इसका हाइट 100 पिक्सल हो गया। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट के थ्रू हम एक पर्टिकुलर टैग को, एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट समझ में आ गया। अभी मैं आपको सिर्फ 3 एट्रीब्यूट बताया हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं।
अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अभी मैं आपको इमेज का एट्रीब्यूट बताया हूँ, तो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टैग स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ये सोर्स। सोर्स आपको हर जगह नहीं मिलेगा, हर टैग में ये सोर्स एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। तो कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो टैग के स्पेसिफिक होते हैं, टैग के हिसाब से होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो जेनेरिक होते हैं। ठीक है। अभी एक जेनेरिक टैग एट्रीब्यूट जिसका नाम स्टाइल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, तो आपको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है एट्रीब्यूट। ठीक है। जी। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है यूआरएल की, कि यूआरएल को हम कैसे सोर्स, ये सोर्स के अंदर क्या जाता है, ये यूआरएल जाता है, क्योंकि हम उसको बताना चाह रहे हैं ना कौन सा इमेज दिखाना है। तो जब हम बोल रहे हैं कौन सा इमेज दिखाना है, तो सबसे पहले तो वो इमेज होनी चाहिए हमारे पास। और इस सोर्स में क्या देते हैं, उसका यूआरएल देते हैं, हम ब्राउजर को बताते हैं कि ये वाला इमेज कहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब वो सोर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, इमेज सोर्स के अंदर यूआरएल कैसे डालते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब हम रिएक्ट अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें मैं कवर करूंगा। हेडिंग्स मैंने बता दिया, पैराग्राफ्स मैंने बता दिया। अब देखते हैं स्टाइल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ जेनेरिक होते हैं और कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इमेज टैग में जो एसआरसी था वो एक स्पेसिफिक टैग था, सॉरी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट था एक पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का। मगर ये जो स्टाइल है वो जेनेरिक है, ये आपको लगभग 99% ऑफ द एलिमेंट्स के अंदर ये आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा। तो स्टाइल का क्या काम होता है, स्टाइल का काम होता है कि ये बताना कि हम उसका जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, डिफॉल्ट अपीयरेंस है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं, या फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल के लिए। अभी मैं रन करता हूं, अभी हमारे पास क्या है, आई एम नॉर्मल, और क्या है, पैराग्राफ टैग है। ठीक है। तो जो अभी हमको दिख रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही दिखता है एक ब्राउजर के अंदर, अगर हम कोई एक्सटर्नल स्टाइल अप्लाई नहीं करें। बट स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, स्टाइल एट्रीब्यूट हमको ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये फैसिलिटी देता है कि हम इसके स्टाइल को, अपीयरेंस को चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसके कलर को चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कलर रेड कर दूंगा। तो अभी आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया, पहले ब्लैक था अभी रेड हो गया है। सिमिलरली अगर कुछ और अप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका फॉन्ट वेट बढ़ाना चाहूँ, तो आप देखिए थोड़ा बोल्ड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू इसके स्टाइल को चेंज करते हैं। बट जो हम स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, ये चीज ये क्या है, आप देखेंगे मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ कि कलर, फिर कॉलन, फिर रेड, फिर सेमी कॉलन, फिर फॉन्ट हाइफन वेट, फिर कॉलन, फिर 900। इसको कहते हैं सी एस एस, यही सी एस एस है। तो जब भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, एक पर्टिकुलर एच टी एलिमेंट के अपीयरेंस को चेंज करते हैं, इसको कहते हैं इनलाइन सी एस एस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस और भी कौन से डिफरेंट तरीके से हम सीएसएस को चेंज कर सकते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ये आपको रिएक्ट में बहुत देखने को मिलेगा, और वहां पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा। ठीक है। तो बात चल ही रही है सीएसएस की, तो अब आते हैं सीएसएस की तरफ। अब यहाँ पे क्या CSS एक तरह का फॉर्मेट है, जिसके थ्रू हम किसी वेब पेज को, या फिर बोल सकते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स के अपीयरेंस को चेंज करते हैं। सीएसएस का बाय द वे फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू हम सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, तो इनलाइन तो हमने देखा कि यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड एचटीएमएल एलिमेंट्स, ये हम कैसे करते हैं, हम सीएसएस को क्या करते हैं, उस एलिमेंट के अपीयरेंस को, उसके लुक को चेंज करते हैं, इसको कहते हैं इनलाइन सीएसएस। दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस, और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो आइए हम लोग इंटरनल सीएसएस को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगेन एकदम सिंपल है। अगर आप बॉडी देखें तो हमारे पास एक हेडलाइन टैग है H1 जो मैंने आपको बताया था, दूसरा है पैराग्राफ टैग। हमारे पास सिर्फ दो ही मेन टैग है ना। मगर आप देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा बैकग्राउंड वाइट होता था, और सारे टेक्स्ट के कलर ब्लैक होते थे। बट यहाँ पे बैकग्राउंड अलग कलर का है, टेक्स्ट आपका हेडिंग जो है ब्लू कलर का है, और पैराग्राफ रेड कलर का है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये यहाँ से हुआ। इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस लिखने का तरीका क्या होता है,
इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए अगेन हम एक एचटीएमएल के टैग का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टाइल। तो आपको याद होगा इनलाइन सीएसएस में हम स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट का यूज करते थे, और इंटरनल सीएसएस में हम स्टाइल नाम के टैग का यूज करते हैं। वहां पे एट्रीब्यूट था स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल एक टैग है। और इन यहाँ पे स्टाइल का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच में हम क्या लिखते हैं, सीएसएस। ठीक है। तो जब हम सीएसएस का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, बेसिक्स, कि सीएसएस को एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं। तो अगर आपको याद होगा वहां पे हम लिखते थे कलर ब्लू, ऐसा ही लिख रहे थे एग्जैक्टली सेम, बट वो कोटेड स्ट्रिंग में था। मगर यहाँ पे स्ट्रिंग कोटेड नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर है। ये करली ब्रेसेस आप देख रहे होंगे। तो एक बात क्या पता चली कि सीएसएस को हम कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। कब? जब हम इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे होते हैं। तो आपको एक रफ आइडिया देता हूं। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम उस टैग का नाम लिखते हैं जिसके स्टाइल को हमको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे टैग भी हो सकता है और डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। अभी के लिए मान के चलिए कि यहाँ पे हम कोई टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं टैग का नाम, यानी कि जिसको चेंज करना है वो सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग करली ब्रेस देते हैं ताकि पता बता सके हम ब्राउजर को कि यहाँ से अब मेरा स्टाइलिंग शुरू हो रहा है। और एंड कैसे करते हैं हम, करली ब्रेसेस के साथ। इसके अलावा अगर एक लाइन में लिखना हो तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बट अगर डिफरेंट स्टाइल्स हो, एक से ज्यादा स्टाइल्स हो, तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं, सेमी कॉलन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, पाउडर ब्लू है। अब बोलेंगे आप बॉडी का मतलब क्या, तो जब भी हम बॉडी में कोई स्टाइल देते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल का अफेक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं पूरा बॉडी ही इसका, यानी पूरा डॉक्यूमेंट ही क्या हो गया है, पाउडर ब्लू कलर का हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे H1, इसके अंदर क्या स्टाइलिंग दिया हुआ है, कलर इसका होना चाहिए ब्लू। आप देखिए हेडलाइन का कलर ब्लू है। उसी तरह P यानी पैराग्राफ, इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड, तो इसका कलर रेड है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सीएसएस। नाउ मैंने आपको बताया कि सेमी कॉलन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल को लिख सकते हैं एक बार में। तो जैसे बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू है। अब अगर मैं इसका सपोज इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉडी को, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर सपोज 10 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे क्या हो गया है, बॉर्डर आ गया हमारे पास। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट सीएसएस के स्टाइल्स को सेमी कॉलन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में लिखिए, आप डिफरेंट लाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसी जी तरह, भैया। हाँ, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी डिफरेंट कलर्स डिफरेंट स्टाइल्स डाल सकते हैं। जैसे इसका कलर ब्लू है, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर सपोज इसका मैं वाइट रखना चाहता हूँ, तो आप देखिएगा हेडलाइन का बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। तो इस तरीके से हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट स्टाइलिंग्स को। ठीक है। अब आइए एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ। तो एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे सीएसएस को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एक डिफरेंट फाइल में, और उसको हम ये एक्सटेंशन देते हैं डॉट सी एस एस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई स्टाइल्स डॉट सी एस एस नाम से, और अपना सारा का सारा स्टाइल उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये लिंक नाम का टैग जो है, इस लिंक नाम के, इस लिंक टैग के थ्रू हम उस स्टाइल को इंपोर्ट करते हैं अपने HTML पेज के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। मगर आप देखिएगा कि यहां पर भी दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, REL, रिलेशनशिप। और दूसरा क्या है, href। ठीक है। href हमको बता रहा है कि कौन सा फाइल लेना है स्टाइल अप्लाई करने के लिए। तो href के थ्रू हम बताते हैं कि इस वाले फाइल को इंपोर्ट कर लो, और इसके थ्रू हम बताते हैं कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम स्टाइल शीट इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा स्टाइल इस पेज पे अप्लाई हो जाएगा।
तो ये तीन तरीका है क्या करने का, स्टाइल को अप्लाई करने का, सीएसएस को अप्लाई करने का। पहला क्या था? पहला था हमारा इनलाइन सीएसएस, दूसरा था इंटरनल सीएसएस, और तीसरा था एक्सटर्नल सीएसएस। ज्यादातर बार हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं या फिर इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं, और रेयर ही केस में इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री का, अगर आप जब इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपको आपको देखने को नहीं मिलेगा इंटरनल सीएसएस यूज करते हुए, आप किसी को नहीं देखेंगे। या तो इनलाइन सीएसएस यूज कर किया जाता है, या तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया जाता है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस का और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम चीज है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टाइल शीट नहीं, यहाँ पे एक पीएनजी इमेज को इंपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, टैग नेम सेम है, लिंक एट्रीब्यूट भी सेम है। तो इससे क्या पता चलता है कि लिंक है तो कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो, स्टाइल शीट ही हो। ठीक है। हमारा REL एट्रीब्यूट जो है वो बताता है हमको कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे स्टाइल शीट हो, दैट मीन्स हम CSS इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ CSS इन अ पर्टिकुलर वेब पेज। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, HTML का बेसिक्स खत्म हो गया। फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे। तो एनी को कुछ डाउट है क्या इसमें? अगर भैया हमने मतलब जैसा इमेज सोर्स था, वैसा लिंक में अगर हमने लिंक सोर्स बोल के ऐसा कुछ करे तो ऐसा नहीं हो सकता? लिंक सोर्स मीन्स यहाँ पे गया SRC? हाँ मतलब ऐसा, मतलब कि लिंक सोर्स फिर हम स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दे उसके अंदर बस। नहीं, यहाँ पे यही एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। और जो सोर्स है ना, ठीक है, सोर्स हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे इमेज में सोर्स था, उसी तरह और भी टैग्स हैं जिसमें सोर्स इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे स्टाइल करने के लिए यही मेथड है, आपको REL ही करना होगा, सोर्स से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी भैया, ठीक है। हाँ। भैया मेरे को एक डाउट था। हाँ। एक्चुअली आपने बताया इनलाइन बताया पहले, ठीक है, हाँ। इनलाइन सीएसएस देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। हम्म, तो मेरा बेसिकली ये डाउट था कि जब भी अपन इंडस्ट्री में अपन लाइक कौन सा वाला यूज करते हैं, इसमें से कौन सा प्रेफर करते हैं, या फिर आप जब भी खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कौन सा प्रेफर करोगे? ठीक है। तो पहले जो अब्बास का क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, तो मैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब SRC हमने डाल के रन किया तो आप देखो स्टाइल हट गया, ये डिफॉल्ट स्टाइल आ गया, बैकग्राउंड ब्लैक, आपका टेक्स्ट, सॉरी, बैकग्राउंड वाइट और आपका टेक्स्ट ब्लैक। बट अगर मैं वापस से इसको REL करके रन करता हूँ तो ये वापस से अप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो REL ही आपका यूज होगा। दूसरा जो राजिक का क्वेश्चन था कि तीन तरीके हैं, इंटरनल, सॉरी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर एक्सटर्नल CSS यूज होता है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको बोलते हैं कि करने के तो 10 तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो इसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक्सटर्नल CSS ही यूज किया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इनलाइन CSS यूज करते हैं। बट इंटरनल CSS हम लोग यूज नहीं करते आमतौर पर इंडस्ट्री के अंदर, आज के दिन मॉडर्न डे में, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी करंट 2024 के अंदर इंटरनल CSS यूज नहीं करते हैं, रेयर केस में यूज करते हैं। या फिर अगर कोई नया नया सीख रहा है तो उसने यूज कर दिया तो अलग बात है। या फिर मान हाँ लीजिए कोई वर्क अराउंड है ना, किसी रीजन के तहत, किसी मजबूरी के तहत उसने इंटरनल डाल दिया तो डाल दिया। बट कोई भी इंटरनल प्रेफर नहीं करता है, या तो एक्सटर्नल या फिर इनलाइन CSS। और एक और ये है कि इनलाइन CSS भी तभी यूज करते हैं जब छोटा मोटा एक दो स्टाइल चेंज करना हो। बट अगर लंबा स्टाइल हो तो भी हम इनलाइन CSS यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल CSS ही यूज करते हैं। ओके भाई। अच्छा, वो हम्म। बॉर्डर वाला समझ में नहीं आया, मतलब वो पूरे में अप्लाई बॉर्डर क्यों जो नहीं हुआ? उसने लिया। हाँ, पूरे में अप्लाई क्यों नहीं हुआ, कंटेंट में ही हुआ। करेक्ट। क्योंकि वो जो बॉर्डर बॉक्सिंग ले रहा है ना, वो कंटेंट के अंदर ही ले रहा है। बट अगर मैं इसको पूरे में अप्लाई करना चाहूँ तो उसका तरीका है। ठीक है। मैं कंटेंट को पूरे 100% में कर दूंगा तो वो पूरे में बॉर्डर आ जाएगा। बट चूंकि बॉडी के अंदर, जब हम मैं बोला बॉर्डर, तो जितना कंटेंट है उसके अराउंड ही वो बॉर्डर डालेगा, राइट? आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए हाँ, उसने कंटेंट के अराउंड ही बॉर्डर डाला। तो ऐसा समझे। है।
इसलिए वहां पे, बट उसका तरीका है कि हम उसको भी कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, और आमतौर पर हम डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये क्या चीज़ है। ये आपका है क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम का एक टूल है, ठीक है, कमांड लाइन टूल है। उसके थ्रू आप रिएक्ट का बेसिक जो है ना प्रोजेक्ट है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल रॉ प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। मगर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बॉडी की स्टाइल को ओवर राइट किया है, उसका मार्जिन 0 कर दिया है, उसके फॉन्ट्स को चेंज किया है। तो आमतौर पर जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना बॉडी का, उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो उससे उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है जो अभी हमने देखा कि सिर्फ कंटेंट के अराउंड ही बॉर्डर आया। वो जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सही। ना सीएसएस, तो अभी जब जैसे पढ़ने के दौरान हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट कोड लिखेंगे। तो उसमें इस तरह का सिचुएशन आएगा जहाँ पे सीएसएस मिसबिहेव कर रहा है, या फिर जो हमने सोचा था वैसा अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। और एक्चुअली सीएसएस में यही है, सीएसएस कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर बहुत सिंपल होने के बावजूद सीएसएस बहुत प्रॉब्लम देता है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो जितना भी मैं वेब डेवलपर देखा हूँ, वो स्ट्रगल करते हैं सीएसएस के अंदर। उसका रीजन ये है कि हमको लगता है कि ये इस तरह से दिखना चाहिए, बट वो उस तरह से दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसका बहुत सारा तरीका होता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, अंडरस्टैंड। ठीक है। जी और भैया। कोई क्वेश्चन? ठीक है। स्पेसिफिसिटी के बारे में बता देते थोड़ा। किस चीज़ के बारे में? स्पेसिफिसिटी मींस स्पेसिफिसिटी, कि इनलाइन का, अगर इनलाइन पहले लिखे अच्छा, हम, इसमें ठीक है। हाँ, ओवरराइड कर दिए एक्सटर्नल से या फिर इंटरनल से, तो उसमें क्या चेंजेस आएगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी कैसा है ना, कि अभी मान लीजिए आपने, हाँ, तो अभी आपको पता चल गया 3 तरीका है, बहुत अच्छा टॉपिक है। 3 तरीका है करने का, ठीक है। क्या क्या तरीका है? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम तीनों तरीके से कर सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि हम तीनों एक साथ इस्तेमाल करें, यानी कि एक ऐसा वेब पेज हो जिसमें इनलाइन सीएसएस भी मौजूद हो, इंटरनल सीएसएस भी मौजूद हो, और एक्सटर्नल सीएसएस भी मौजूद हो। उस केस में अगर मान लीजिए इनलाइन सीएसएस में लिखा हुआ हो कि कलर जो है ना रेड होना चाहिए, इंटरनल सीएसएस में लिखा हुआ कलर ब्लू होना चाहिए, और एक्सटर्नल सीएसएस में लिखा हुआ है कलर ग्रीन होना चाहिए सपोज, तब ब्राउजर परेशान हो जाएगा ना कि कौन सा कलर दिखाऊं। उस केस में किसका माना जाएगा, इंटरनल का माना जाएगा, इनलाइन का माना जाएगा, कि एक्सटर्नल का माना जाएगा? आइए करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल से। लेकिन क्या है कि यहाँ पे तो ये स्टाइल शीट का हमारे पास है क्या? एक मिनट, ये मुझे सिर्फ HTML दिखा रहा है, इसमें CSS आई थिंक नहीं चेंज कर सकते हम। तो आइए यहाँ पे चेंज करता है, ठीक है। ये जो है ना लेट्स स्टार्ट वेब डेवलपमेंट, ये सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा index.html। बाकी ये सब फाइल ऐप जेस ये सब को भी इग्नोर कर दीजिए, आप मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ यही एक फाइल है हमारे पास, ठीक है। जी भैया। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, वेट अ मिनट, आई थिंक ये ओवरराइड हो गया, मैं दिखाता हूँ।